अब हम बात करते हैं लॉसेस की, और लॉसेस में देयर आर टू ट्रीटमेंट्स जो हमने डिस्कस करने होते हैं। एक होता है सेट ऑफ और दूसरा होता है कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ का मतलब है कि भाईजान आपने लॉस को, इस हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका इस साल एडजस्ट ना हो पाया तो आप उसे क्या करेंगे, अगले साल ले जाएंगे। लॉसेस में सिर्फ टेबल याद कर लो, पूरे आपके इनकम टैक्स के लॉसेस जो हैं वो सिर्फ इस टेबल से कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब इसमें स्टैटिकली तो कोई चीज़ आने वाली है नहीं, ये टेबल सिर्फ आप इसको समझ लें, पूरा इनकम टैक्स के लॉसेस आपके यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं इस एक टेबल से। अब वो क्या है, देखें जी, सबसे पहले है हमारे हेड्स ऑफ इनकम। देखें एफटीआर के ऊपर कोई लॉस अलाउ नहीं होता और ना एफटीआर से कोई लॉस एडजस्ट होता है। सैलरी में कोई लॉस अलाउ नहीं होता, सैलरी से कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर इनकम में कोई लॉस अलाउ नहीं होता और एग्रीकल्चर इनकम से कोई लॉस एडजस्ट नहीं होता। तो ये तीन लाडले साइड पे हो जाते हैं, प्रॉपर्टी, सॉरी सैलरी, एफटीआर और एग्रीकल्चर। अब सारी कहानी कहाँ है, इनके अलावा है, सारी कहानी इनके अलावा चल रही होगी। तो देखते हैं सबसे पहले तो सैलरी की बात करें, इसमें कोई लॉस का ट्रीटमेंट नहीं है, ना तो इसके साथ कोई लॉस सेट ऑफ होगा ना इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल अनोखा लाडला है। इसके साथ ही आप अगर आपके पास ये बुक्स में है एफटीआर भी लिख सकते हैं और एग्रीकल्चर इनकम भी साथ लिख लें कि इसके साथ कुछ सेट ऑफ नहीं होगा। कहानी है हमारी किनकी, प्रॉपर्टी से लेके अदर सोर्स तक। अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का सिर्फ लॉस का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में लॉस हो जाए तो कभी भी, सॉरी सेट ऑफ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो प्रॉपर्टी का लॉस किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, रिमेंबर ये प्रॉपर्टी है। आप इसको देखें कितने हेड्स ऑफ इनकम है, अगर प्रॉपर्टी में लॉस है और इनमें से किसी में भी गेन है ना, एडजस्ट करवा लो, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी में लॉस है और इनमें से किसी में भी गेन है, क्या करवा लो, एडजस्ट हो सकता है, डन, क्लियर है। और अगर इनमें से किसी में भी लॉस है, इनमें से किसी में भी लॉस है, वो कभी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। तो प्रॉपर्टी का लॉस, प्रॉपर्टी स्टेप वो नंबर 1 है हमारा, साफ सीधी बात है, नहीं तो प्रॉपर्टी जो है उसका लॉस नीचे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन नीचे वालों का लॉस प्रॉपर्टी में नहीं। ये डीएचए में रहते हैं, ये मोहल्ले वाले हैं सारे, और ये तो वहाँ पे रहता है जहाँ पे आप लोग जान सकते हैं आईडी कार्ड के अलावा, ठीक है, तो बिल्कुल अलग है ये। अब उसके बाद है हमारे पास बिजनेस इनकम, और यहाँ बिजनेस की जो बात हो रही है वो स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 18 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सेक्शन नंबर 18। अब बिजनेस में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का और दूसरा है नॉर्मल लॉस का। यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लॉस की। बिजनेस का लॉस सेट ऑफ भी हो सकता है, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड का ना एक बेंचमार्क रूल याद रखिएगा कि अगर कोई भी लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम का अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, तो अगले साल वो हमेशा अपने से ही एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस हमेशा अपने से ही क्या होता है, एडजस्ट होता है, इसको आपने नहीं भूलना। अभी बिजनेस इस साल स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो सकता है, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, अदर सोर्स से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल चला गया, तो अगले साल सिर्फ ये बिजनेस से ही एडजस्ट होगा और किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ ही होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। कैपिटल गेन 38 में लॉस नहीं होता, प्रॉपर्टी में लॉस नहीं होता, अगर हो जाए हमें ट्रीटमेंट इसका अलाउ नहीं है। 37 जो है ये मेरा कैपिटल लॉस कहलाता है, एडजस्ट हो जाएगा सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट, अगर नहीं तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 38 में नहीं हो सकता, सिक्योरिटीज़ का सेट ऑफ भी हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, लेकिन वॉश सेल, क्रॉस ट्रेड और टैक्स स्वैप सेल, इसका लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होती। अदर सोर्स का सिर्फ सेट ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, और सेट ऑफ होगा ये कैरी इसके साथ और इसके साथ सेट ऑफ, ये आप इसे करवा सकते हैं। सिर्फ ये टेबल कर लें। और एक आपका पास पेपर का सवाल है ऑटम 15 का, महरीन वाला,
आप एक वो सवाल कर लें, आपके लॉसेस क्लियर हो जाते हैं एक क्वेश्चन के साथ कि भाई सारे हमारे लॉसेस हैं क्या। उसके बाद है एक और छोटा सा पॉइंट कि अगर फॉरेन इनकम्स में लॉस है तो भाई फॉरेन इनकम के लिए सारे यही रूल अप्लाई होंगे, फॉरेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी यही रूल अप्लाई होगा, फॉरेन कैपिटल गेन में भी यही रूल अप्लाई होगा, फॉरेन अदर सोर्स के ऊपर भी क्या होगा, यही रूल अप्लाई हो रहा होगा। हाँ, अगर पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम में लॉस है और फॉरेन में गेन है, या फॉरेन में लॉस है पाकिस्तान में गेन है, तो क्या इसको एडजस्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात है। क्या गोरा पाकिस्तान में आ सकता है नौकरी करने के लिए? नहीं आता ना। लेकिन पाकिस्तानी के वहाँ जाते हैं तो वहाँ का लॉस यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ का लॉस कहाँ जाके एडजस्ट हो जाएगा? वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तानी इनकम का लॉस फॉरेन इनकम के गेन के साथ क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये बिजनेस का लॉस है और ये पेपर में पूछनी है उसने। पेपर में बिजनेस का सवाल करते हुए आपने जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, आपने जहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का वर्ड आएगा वहाँ पे ज़रा अलर्ट होना है और पेपर में आपने अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को ढूंढना है। कल का जो हमने फॉर्मेट लिखा था, अगर आपने फॉर्मेट देखा हो तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे आके तमाम एक्सपेंसेस ऐड बैक किए, लेस किए थे, फिर नॉर्मल लॉसेस जो है वो एडजस्ट किए थे, उसके बाद मैंने डेप्रिसिएशन एडजस्ट की थी। अगर आपने कल देखा हो, याद हो किसी ने, अगर नोट किया हो। क्यों? बिकॉज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लॉस है। अब बिजनेस में लॉस दो तरह के होते हैं। एक बिजनेस में लॉस हुआ है हमारा नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से कि जी खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, एक तो मेरा वो लॉस है। दूसरा लॉस है वो एक्सपेंसेस की वजह से नहीं हुआ बल्कि वो डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बिल्कुल अलग है। तो इसको हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। आपने पेपर में जब सवाल पढ़ना है तो जब से ही आपको पेपर में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का वर्ड मिलेगा तो जो आपको कल फॉर्मेट सिखाया है आपने उसको फॉलो करना है। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को सबसे एंड पे एडजस्ट करना है। पेपर में माइट भी आपको इस दफ़ा सवाल दे दे, सवाल बिजनेस का हो, नीचे रिक्वायरमेंट लिख दे कि कैलकुलेट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इफ एनी। वो ये कह सकता है। अगर उसने ये रिक्वायरमेंट दे दी और आपने रवायती तौर के ऊपर बिजनेस का सवाल किया, आपका जवाब गलत हो जाना है। बिकॉज आप तो सारे एक्सपेंस लेस करके बैठे होंगे, आपको क्या पता कि भाई बिजनेस में नॉर्मल लॉस कौन सा है और अनएब्जॉर्ब लॉस कौन सा है। तो जो कल फॉर्मेट करवाया था आपने बिजनेस का सवाल लिटरली उस फॉर्मेट के मुताबिक करना है। तमाम एक्सपेंसेस को ऐड करो, लेस करवाओ, नॉर्मल लॉसेस को लेस कराओ, उसके बाद आपने सबसे एंड पे क्या करनी है? डेप्रिसिएशन। तो इसको किताब पे लिख लो अपनी, या अपनी नोटबुक पे लिख लो कि वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एडजस्ट डेप्रिसिएशन एट लास्ट। डेप्रिसिएशन चाहे उसमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन गिवन है या नहीं गिवन, आपने डेप्रिसिएशन सबसे आखिर में एडजस्ट करनी है, क्योंकि सबसे आसान एडजस्टमेंट यही होती है। पेपर में गिवन ऐड करो, लेस कर दो, लेकिन आपने ये सबसे एंड पे करनी है। अगर पेपर में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन गिवन है तो हम क्या करेंगे? मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, उस इनकम फ्रॉम बिजनेस में से पिछले साल के लॉसेस एडजस्ट करवाऊंगा, मेरे पास गेन आ जाएगा। उसमें से इस साल की लास्ट ईयर की जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी वो लेस करवाऊंगा, उसके बाद इस साल की डेप्रिसिएशन लेस करवा रहा हूँगा, तो मेरे पास क्या आएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही होगी। इसको हम समझते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं और कैरी फॉरवर्ड इस पर कब तक लॉस होगा इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होती। जैसे ए लिमिटेड बिजनेस लॉस ऑफ ईयर 1 और ₹20 मिलियन। एक कंपनी है, उसका बिजनेस लॉस कितना है? 20 मिलियन का है, इंक्लूडिंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ ₹12 मिलियन। इस 20 मिलियन में अनएब्जॉर्ब कितनी है? 12 मिलियन। नॉर्मल लॉस कितना है? 8 मिलियन का। द कंपनीज टैक्सेबल इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन इज 28 मिलियन इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट इज ₹1.5 मिलियन। अब इसको हमने क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो उसने हमें बिजनेस इनकम दी है, उसमें अदर सोर्स की इनकम शामिल है। तो सबसे पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसकी इनकम कितनी है? दैट इज 28 मिलियन। आपने इनकम लिख दी 28 मिलियन।
अब इसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शामिल है, वो कितनी है 15 लाख। तो आप इसको इसमें से एडजस्ट करवा दें 15 लाख को। इसकी बिजनेस इनकम कितनी आती है 26500000। ये है इसकी बिजनेस इनकम। अब इसमें से हमने क्या करने हैं, लॉसेस एडजस्ट करने हैं। तो सबसे पहले आप लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड नॉर्मल लॉस। आपके टोटल लॉस है 20 मिलियन के, इसमें से अनअब्जॉर्ब 12 मिलियन की है, तो नॉर्मल लॉस कितना है आपका 8 मिलियन के आपने लॉस लेस करवाने। कितना आता है जब आप बताएं 185000000। अब इसमें से हमने क्या लेस करवानी है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो पिछले साल की थी वो लेस करवानी है। डन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये भी रिसेंट हुआ भी है पेपर में टेस्ट, कि अगर आपकी वेयर टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स ईयर इज 10 मिलियन और मोर, कि जब आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाने जा रहे हैं, ये हमने सबसे एंड पे करनी है लेस। इससे पहले ये हमारी टैक्सेबल इनकम ये गिवन है, अगर ये 10 मिलियन या उससे ज़्यादा है फिर मैं एक्चुअल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं इसका 50% जो है वो क्या कर रहा हूँगा, लेस करवा रहा हूँगा। इसलिए जो कल आपको फॉर्मेट करवाया था उसमें हर चीज़ हमने सेपरेट रखी हुई थी, बिकॉज जब हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस करवाने जा रहे हैं उससे पहले जो भी इनकम है दैट इज जो टैक्सेबल इनकम, अगर वो 10 मिलियन से ज़्यादा हुई तो मेरी एक्चुअल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगी, बल्कि कितना लेस करवाएंगे 50%। तो इसका 50% लें, कितना आता है 50% ऑफ 18.5 मिलियन 9250000, ये लेस करवाया तो आपकी अब टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई है 9250000 आ रही है। अब इसके बाद जो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 8.2 मिलियन, इसने यहाँ पे गिवन की है, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये है 8.2 मिलियन। ये लेस करवाएं, कितना गेन आ जाएगा 1050000, ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है, नेट इनकम। डन। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कितनी हुई है। मेरी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन थी 12 मिलियन की, मैंने कितनी क्लेम की है 9250000, कितनी क्लेम नहीं कर पाया 27। ये मेरी क्या हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। मैं इसको अगले साल क्या करूँगा, जाके एडजस्ट करवा रहा हूँगा, और कैरी फॉरवर्ड के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता, जब तक है जान आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डन हो गया। तो ये चीज़ है, इस तरह से आपने इसको लेकर चलना होता है। क्लियर है, क्लियर है। क्या क्या तो ऐड कर लो भाई बीच में। एक और सवाल करोगे, खुद ही कर लेंगे ये। इसमें सबसे अच्छी एडजस्टमेंट्स हैं कैरी फॉरवर्ड्स की, चेक करो। बस कहने की देर थी, अच्छी एडजस्टमेंट है करवा दे, गंदी एडजस्टमेंट्स हैं अब खुद ही कर लो। डन हो गया। चलें इसको जल्दी से करते हैं। कोई अच्छा बच्चा जो कैलकुलेटर पे फास्ट है वो यूज़ करे न्यूमेरिकल्स में, ताकि सही आ जाए। हमने इनकम निकालनी है 2018 की आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। अब ये बिजनेस की बड़ी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल है जिसमें नॉर्मल लॉस भी है और हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। उसने हमें लॉसेस गिवन किए हैं 2001 से लेके 2018 तक, और हमने 18 कैलकुलेट करनी है। 18 की इनकम 220 है, लेकिन हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लॉसेस एडजस्ट करते आएंगे। लॉसेस एडजस्ट होते हैं FIFO बेसिस के ऊपर, और बिजनेस का लॉस जो नॉर्मल लॉस है वो मैक्सिमम 6 टैक्स ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो 2015 के बाद मेरे पास जो पहली इनकम आ रही है वो 2016 में आ रही है। कब आ रही है 2016 में। 2016 में मेरे पास इनकम कितनी है, डैट इज़ 30,000। अब इसमें से लेस करवाना है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब 21 में जो 11 में लॉस हुआ था डैट वाज 2 लाख, इसमें अनएब्जॉर्ब थी 5,000, तो नॉर्मल कितना था 195। ये हुआ था 2011 में। यहाँ एडजस्ट करना 1 2 3 4 साल एडजस्ट नहीं हुआ, 5वें साल क्या हो रहा है, जाके
एडजस्ट हो रहा है। कितना होगा 195, इसमें से 195 लेस करवा देंगे, कितना बचा, ये स्टिल लॉस है, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब सिर्फ 5वें साल जाके 30,000 की ही एडजस्टमेंट हुई, बाकी क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड। अब हम आते हैं 20x7 में। 20x7 में जो हमें प्रॉफिट है वो कितना है, डैट इज़ 10,000। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। अब ये 2011 वाले लॉस का आखिरी साल है, इसको 6 साल पूरे हो जाएंगे। अगर सेटअप हो गया तो ठीक है, वरना अब ये वेस्ट हो जाएगा। कितना था ये 165, ये लास्ट ईयर है, 165 लेस करवाया, कितना बचा 155। अब ये क्या हो गया, ख़त्म। अब ये अगले साल क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि इसको 6 साल जो है वो पूरे हो गए हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन चिल बैठी हुई है, उसके लिए क्योंकि टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। फिर हम आ जाते हैं 2018 में। 2018 में इसका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2,20,000। इसमें लेस करवाएंगे सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। तो 11 का लॉस तो ख़त्म हो गया, वो तो एडजस्ट हो सकता ही नहीं है। 12 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो सकता है, इसका लास्ट ईयर है। तो कितना लॉस है 25, ये भी एडजस्ट हो जाएगा 25, 10 ये एडजस्ट हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। तो मतलब पिछले सारे लॉस जो हैं वो हम इसमें से एडजस्ट करवा सकते हैं। तो 25,000 है हमारा 2012 का। उसके बाद 13 में कितना है 10, वो भी एडजस्ट हो पा रहा है। 14 में हमारा 5 है, ये भी एडजस्ट हो जाएगा। और 15 में ये भी एडजस्ट हमारा हो जाएगा। तो कितना होता है टोटल 45। ये लेस करवाएं, कितना बनता है 170। ये आपके पास नॉर्मल इनकम बनती है। अब इसमें से लेस करवाएं आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक भी आ जाएं, 5 और 5 10 20 30 40 और 30 70। तो इस साल से पहले जो टोटल अनअब्जॉर्ब थी वो कितनी थी 70, वो भी लेस करवा दे, कितनी बनती है 1,5। अब इसमें से जो फॉर द ईयर है वो कितनी है 20,000, वो लेस करवा देंगे, इनकम कितनी आ रहेगी आपकी 85,000। तो इस तरह से हम कैरी फॉरवर्ड तमाम लॉसेस को एडजस्ट करवा रहे होते हैं। तो जो लॉस सबसे पहले होगा वो सबसे पहले एडजस्ट, टाइम लिमिट ख़त्म, वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सिनेरियो है बिजनेस का, जिसमें नॉर्मल लॉस, कैरी फॉरवर्ड, उसकी एडजस्टमेंट, उसका टाइम बार्ड होना, उसके बाद डेप्रिसिएशन, उसकी एडजस्टमेंट, सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है हमारे पास कुछ ऐसे टैक्स क्रेडिट्स है जो हमने उस दिन डिस्कस नहीं किए, बट ये टैक्स क्रेडिट थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स क्रेडिट जो है ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें ख़ास तौर पर सेक्शन नंबर 65F है। ये चूँकि इसका आखिरी साल है, इसके बाद ये अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो ये देखना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम 100% टैक्स क्रेडिट जो है दे रहे होते हैं, मतलब जितना टैक्स होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इनका माफ़ हो रहा होगा। अब वो कौन कौन से हैं, वो तमाम लोग जो सिंध में कोल माइनिंग में लगे हुए हैं, या स्टार्टअप वगैरह, या वो लोग जो अपनी इनकम IT वगैरह से कमा रहे हैं और उनकी 80% इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से आ रही है, तो उनको हम क्या देंगे 100% टैक्स क्रेडिट दे रहे होते हैं। मतलब वो अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे, तमाम जो होल्डिंग सब कुछ जमा करवाएंगे, उसके बाद हम उन्हें क्या कर देंगे, टैक्स जो है माफ़ कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास ये सारा रीड ओनली, इसको मतलब ये न्यूमेरिकली नहीं आएगा आपको, ये सारा रीड ओनली है, याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करती है, तो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगी उसका 25% क्या दे देंगे हम उसको, टैक्स क्रेडिट दे रहे होंगे। अब एलिजिबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी फैक्ट्री में नया प्लांट, नई मशीनरी, नए हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने नया प्लांट वगैरह लगाएंगे, जो कॉस्ट होगी उसका 25% क्या करेंगे, आपको टैक्स क्रेडिट जो है वो दे रहे होंगे। और ये सब कुछ मिलेगा ग्रीन फील्ड वाली इंडस्ट्रीज़ को। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में इन्वॉल्व है या शिप बिल्डिंग वगैरह में इन्वॉल्व है, लेकिन ये वो फैक्ट्री है जो नई फैक्ट्री बनी है, नया प्लांट, नया मशीनरी लेके आ रही है। ये पहले से किसी मौजूद जगह को तोड़ के, रिकन्स्ट्रक्ट करके, रेनोवेट करके नहीं बनी, बल्कि असर नो आपने नई फैक्ट्री बनाई है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहते हैं। जिनके पास ग्रीन फील्ड स्टेटस होगा उन्हें क्या मिल रहा होगा, 25% टैक्स क्रेडिट जो है मिल रहा होगा।
तो ये सिर्फ आपका लॉसेस में ये चीज़ जो है रीड ओनली है। लॉसेस हमारे इतने, वो टेबल और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आखिरी दैट इज़ एओपी। अब आप देखेंगे एओपी जो है वो हमारा सेपरेट एरिया नहीं है। एओपी को हमने वाकई बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, बट एओपी इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एरिया, बल्कि जो मेंबर्स की टैक्सेशन है वो इसमें अलग चीज़ है। एओपी की टैक्सेशन अलग नहीं है। टैक्सेशन किसकी अलग है? मेंबर्स की टैक्सेशन जो है उसको हमने यहाँ पे लेके चलना है। अब हमारे सिलेबस में एओपी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और हम सिर्फ इंडिविजुअल और एओपी के टैक्सेशन जो है वो ही कर रहे होते हैं। अब एओपी मोस्टली क्या कर रहा होता है? कारोबार कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है। तो जिस तरह अभी हम सारे बिजनेस इनकम कैलकुलेट करके आए हैं, सेम उसी तरह करेंगे। वही सारे रूल्स हैं जी, ये डिसअलाउ है ऐड बैक करें, ये अलाउ है, ये हम इससे क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे, हमने करवा दिया। अब कल सेक्शन 21 पढ़ते हुए आपको बाकायदा पॉइंट हाईलाइट करवाया था कि दिस इज़ द पॉइंट जो सिर्फ एओपी से रिलेट कर रहा है। वो थी मेंबर्स की सैलरीज, कमीशन, वेजेस जो पे कर रहे हैं, वो हमने क्या करना है, उसको ऐड बैक करना है। तो एओपी की टैक्सेशन कोई अलग नहीं। अगर आप बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, एओपी हो जाता है। मसला कहाँ पे आएगा? जब एओपी ने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट कमाने के बाद जब पार्टनर्स को देंगे, तो पार्टनर्स उसकी किस तरह से टैक्सेशन कर रहे होंगे, वो चीज़ हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनर्स की टैक्सेशन है, एओपी की टैक्सेशन नहीं है। किसकी टैक्सेशन है? पार्टनर्स की। अब इसको देखते हैं कि एओपी किसे कहते हैं? अ फर्म, अ हिंदू अनमैरिड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या एनी बॉडी जो किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक बनी हो, बट एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी के अलावा हर चीज़ क्या है आपकी एओपी कंसिडर हो रही होती है। डन। अब इसमें चीज़ आपने याद रखनी है चंद चीज़ें कि एओपी एक सेपरेट है और मेंबर्स जो हैं वो क्या है, सेपरेट है। एओपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एओपी रिस्पॉन्सिबल है अपने खुद के टैक्स की। एओपी अपना इनकम खुद कैलकुलेट करेगी। एओपी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो खुद पे करेगी, और मेंबर्स जो हैं वो अपनी इनकम पे क्या करेंगे, टैक्स खुद पे करेंगे। एओपी मेंबर्स के लिए लायबल नहीं है, मेंबर्स जो हैं वो एओपी के लिए लायबल नहीं है। सेकेंडली, अगर कोई लॉस हुआ है एओपी का, तो वो कभी भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एओपी कभी भी अपनी एफटीआर की इनकम या जो है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। हाँ, अगर कोई टैक्स क्रेडिट है जो एओपी क्लेम करना भूल गई है या मेंबर्स क्लेम करना भूल गए हैं, डोनेशन वगैरह होती है, और इनके दरमियान अगर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया है, वो जमा करवा के एफिडेविट होता है, तो फिर मेंबर्स वो क्लेम कर सकते हैं या एओपी क्लेम कर सकती है। वो भी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एओपी अपने लॉसेस खुद सेट ऑफ करेगी, एओपी अपने लॉस खुद कैरी फॉरवर्ड करेगी। एओपी सिर्फ अपना गेन देती है मेंबर्स को, अपना लॉस कभी भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही होती। और एओपी अगर रेजिडेंट है तो उसकी लोकल इनकम भी टैक्सेबल है, और फॉरेन इनकम भी जो है वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो यही फॉर्मेट हमने कल डिस्कस किया था एओपी का, कि ये एओपी का न्यूमेरिकल होगा, आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें जितने भी इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं ऐड बैक, और मेनली कौन से होंगे, सैलरीज पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, रेंट पेड ऑफ पार्टनर्स, सारे ऐड बैक करेंगे। एक्सपेंसेस अलाउ किए, आपके पास क्या आ जाएगी, एओपी की इनकम फ्रॉम बिजनेस। एओपी इस इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऊपर खुद रेट लगाएगी और खुद क्या कहेगी कि भाई ये रेट है, 1000 रुपये इनकम थी, टैक्स लगाया, 100 रुपया टैक्स आया, रिमेनिंग कितना बचा, 900 रुपया। जो ये 900 रुपया है ना, इससे हम क्या कहते हैं, डिविजिबल इनकम। क्या कहते हैं इसे हम, डिविजिबल इनकम कह रहे होते हैं कि ये 900 रुपया हम मेंबर्स में डिवाइड करेंगे। हालांकि प्रॉफिट कितना था, 1000 रुपया, लेकिन एओपी इसके ऊपर टैक्स खुद पे करेगी। पे करने के बाद जो रकम बचेगी इसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल इनकम। और ये उसने क्या करनी है, फिर मेंबर्स में डिवाइड करनी है कि मेंबर कहेंगे भाई इसमें से 450 तुम्हारा, 450 तुम्हारे हुए। तो ये हमारी क्या होती है, डिविजिबल इनकम होती है। डन। यहां तक कि अगर आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना कि मेंबर्स को कितना कितना शेयर देंगे, तो ये एओपी है।
उसके बाद अगला सवाल आता है कि जब मेंबर को शेयर दे दिए तो मेंबर उस पर टैक्स कैसे पे करेंगे, वो मेंबर्स की टैक्सेशन है। उसको हम देखते हैं कि जब मेंबर्स को शेयर मिलेगा उसे हम कैसे लेके चलेंगे। देखिए एओपी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रही है और वही शेयर मेंबर को दे रही है। अगर मेंबर भी इनकम में ऐड करेगा, टैक्स पे करेगा, ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी, ये अलाउ नहीं, ये इलीगल होती है। तो फिर कैसे मेंबर टैक्स पे करेंगे वो हमने देखना है। उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन एफबीआर ने एक चीज़ क्लियरली बता दी हुई है मेंबर्स के टैक्सेशन के लिए, ये कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एओपी का, कि जो भी प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन, सब कुछ क्या करेंगे आप एड बैक कर देंगे। एओपी का लॉस कभी भी मेंबर को जस्टिफाई नहीं होगा, एफटीआर की इनकम कभी मेंबर के साथ एडजस्ट नहीं होगी। जो मेंबर्स के लिए हम शेयर कैलकुलेट करेंगे वो कौन सा कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये एफबीआर ने हमें क्लैरिफिकेशन दी हुई है। अब वो हम किस तरह लेके चलेंगे देखते हैं कि आपके पास एओपी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इसमें आपने इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस वगैरह ऐड बैक किए, एडमिसिबल आपने लेस किए, आपके पास प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट पे रेट लगाया, आपके पास टैक्स आ गया, जिसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज एक्चुअली डिविजिबल इनकम के पार्टनर्स को हमने इसमें से ही अमाउंट देनी है। अब हम चलते हैं पार्टनर की टैक्सेशन के ऊपर। अब कोई मेंबर ए है, उसके पास उसकी सैलरी होगी, वो ऐड किया, प्रॉपर्टी ऐड की, बिजनेस ऐड किया, तो इसके पास आ जाएगी टोटल इनकम जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। टोटल इनकम जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। इसमें फिर हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी। क्या ऐड करेंगे, शेयर फ्रॉम एओपी, और वो कौन सा होगा, ये वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। बिकॉज अभी आपको यहाँ पे लिखा हुआ बताया था कि एफबीआर ने क्या कहा है, एफबीआर हैज क्लैरिफाइड दैट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ एओपी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल ऑफ इनकम इट्स मेंबर फॉर रेट पर्पस। तो हम कौन सा ऐड करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ऐड करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स कट चुका हुआ है, तो टैक्स वाले पे टैक्स ऐड करेंगे, डबल टैक्सेशन है, वो इलीगल होती है। तो कौन सा ऐड करेंगे हम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला शेयर ऐड करेंगे। इसके बाद आ जाएगी मेरे पास टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। क्या आ जाएगी, टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब इसके ऊपर हम रेट लगाएंगे, जो भी रेलेवेंट रेट होगा, टैक्स आ जाएगा। अब जो ये टैक्स आएगा ये है मेरे पास ए, ये मेरे पास क्या है टोटल इनकम बी, और ये मेरे पास क्या होगी सी। तो ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स आ रहा होगा। तो मेंबर्स की टैक्सेशन हम इस तरह से कर रहे होते हैं। डन हो गया। अब इसके हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लैरिफाई हो कैसे लेके चलेंगे। जैसे एग्जांपल है कि जी मिस्टर ए टैक्सेबल इनकम है एओपी की 18 लाख रुपए की, ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल शेयर्स हैं, और उसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी है अदर सोर्स 1650 का है, कैपिटल गेन 1210 का है, टैक्स डिडक्ट हुई है 10,000 की, और टैक्स उसने पे किया एट सोर्स 125 का। हमने मिस्टर ए की रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करनी है। इसको एओपी का शेयर भी मिल रहा है और हमने इसकी रिटर्न भी कैलकुलेट करनी है। अब आप देखते हैं ये मिस्टर ए है जी, अदर सोर्स आ गई 1650, ऐड किया कैपिटल गेन, तो इसकी बन गई टोटल इनकम दैट इज 286000। अब चूंकि इसमें ज़कात भी पे की हुई थी वो लेस करवाएंगे तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम 2850,000। यहाँ तक आपने कैलकुलेट करनी है, मतलब जितने भी डिडक्टेबल अलाउंसेस है लेस करवा दो। इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फ्रॉम एओपी, जो इसको 9 लाख रुपए का ऐड करने में कितना बन गया इसका, इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी 3750,000। तो बिफोर एओपी ये आपका सी होता है, आफ्टर एओपी ये आपका क्या होता है, बी। तो पेपर में इसको क्या कर लो, अब हाईलाइट कर लो कि भाई ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, आगे लिख लो। अब हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे, ये इसकी इनकम सी, नॉन सैलरीड है, रेलेवेंट रेट लगाया, हमारे पास टैक्स आ गया दैट इज 611,250। ये है आपके पास ए। तो ए को डिवाइड किया बी के ऊपर, मल्टीप्लाई किया सी से, आपके पास टैक्स कितना आ गया 464,550। अब जो इसका एडवांस टैक्स इसने पे किया हुआ था दैट वाज 125, वो लेस करवाया, रिमेनिंग क्या करेगा, ये पे कर रहा होगा। डन हो गया। अगर हम ये काम ना करते, अगर इसकी इनकम थी बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी 285000, इस पर नॉर्मल रेट लगाते, इसका टैक्स था 371250, ये बनना था। लेकिन हमने इसका रेट निकाला एवरेज, उसकी बेसिस पर टैक्स निकाला, कितना आया हमारा
464550। तो इस शेयर फ्रॉम AOP को हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डन। अब इसमें थोड़े से रिबेट्स और डालते हैं ताकि थोड़ा और कम्प्लेक्स हो। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर चांद हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि उसका कैपिटल गेन है प्राइवेट कंपनी के शेयर से 1440 का, अदर सोर्स है 6 लाख का, प्रॉफिट फर्म से उसको मिला है 6,60,000 का, ज़कात इसने पे किया है 45,000 रुपये की, टैक्स इसने पे किया है 38,000 का। हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है कि क्या इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वही आ गया कैपिटल गेन, इसमें ऐड किया अदर सोर्स की इनकम, इसके पास क्या आ गई, टोटल इनकम। इसने ज़कात पे की थी, लेस करवाई, तो आगे टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, ये हमारा क्या होता है, C। इसको मेरा शेयर फ्रॉम AOP हमने इसमें ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, और ये क्या होगा, मेरा B होगा। डन हो गया। अब इसके ऊपर हमने जाकर रेलेवेंट स्लैब में रेट लगाया तो मेरे पास टैक्स आ गया। ये टैक्स मेरा क्या कंसीडर होगा, A कंसीडर हो रहा होगा। तो A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई C, मेरे पास टैक्स आ गया 245,994। जो इसका एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल आ रहा होगा। आई गेस रेट्स गलत यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, बट खैर आपने प्रोसेस समझना है, रेट्स रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे इतने। एक और एग्जांपल देखते हैं, मिस्टर दिलदार हैज़ डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी एग्जांपल है, सैलरी भी है इसमें 2.8 मिलियन की, अदर सोर्स है 360 का, टैक्सेबल गेन है 3 लाख का, फॉरेन इनकम है 3,60,000 रुपये की, फॉरेन टैक्स उसने पे किया 27,000 रुपये का, AOP का शेयर 3,20,000 रुपये का है, ज़कात इसने पे की है 17,000 रुपये की, डोनेशन उसने पे किया 50,000 रुपये की, और टैक्स भी कटा है सैलरी से। तो एक अच्छा सवाल है, मतलब इस तरह के सवाल में हम देख रहे हैं कि सैलरीड का स्टेटस डिटरमिन कैसे करना है वो भी हम देख रहे हैं, डिडक्टेबल अलाउंस भी है मेरे पास, डोनेशन का रिबेट भी है, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट 2 रिबेट्स भी हैं मेरे पास। तो रिबेट्स ये एक अच्छा सवाल है। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने होंगे। हमने इसकी इनकम कैलकुलेट करनी है, मिस्टर दिलदार की सैलरी आ गई 2.8 मिलियन, ऐड किया अदर सोर्स, ऐड किया कैपिटल गेन, मेरे पास क्या आ गई, इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम आ गई। डन। उसके बाद इसमें हमने ऐड किया फॉरेन इनकम, तो मेरे पास क्या आ गई, इसकी टोटल इनकम आ गई। इसमें से लेस किया ज़कात पे किया 17,000 की, तो मेरे पास क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम आ गई। डन। ये टैक्सेबल इनकम मेरी क्या होती है, C होती है। इसमें जो इसको AOP का शेयर मिला है वो हमने क्या किया, ऐड किया, तो मेरे पास इनकम आ गई इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, दैट इज़ B। डन हो गया। अब सवाल है कि हमने डिटर्मिन करना है कि ये बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। ठीक है, कैसे डिटर्मिन करेंगे, सैलरी को पकड़ना है, डिवाइड करना है टैक्सेबल इनकम C से। किससे, C पे। इस पे नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। किस पे डिवाइड करेंगे, 2.8 मिलियन को 3.8 से, मतलब जो एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP ऐड करेंगे। अगर आंसर 75% से अबव है तो क्या होगा, ये सैलरीड। क्योंकि इसका आंसर 75% से कम आ रहा है तो ये क्या है, नॉन सैलरीड है। तो इसके ऊपर हमने रेलेवेंट रेट लगाया, टैक्स आ जाएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे, A को डिवाइड किया B पे, मल्टीप्लाई C किया, मेरे पास आ गया डैट इज़ 664,095, टैक्स आ गया। डन। अब हम लेस करवाएंगे इसमें से रिबेट्स। अब रिबेट्स में पहला आ रहा है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसके लिए हम पढ़ के आए थे एक्चुअल टैक्स पेड डैट वाज 27,000 और एवरेज टैक्स, एक्चुअल टैक्स पे और एवरेज टैक्स। अब जब हम यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास टैक्स कितना आया था, 664,095 आफ्टर शेयर फ्रॉम AOP। तो ये टैक्स है मेरा ओरिजिनल इनकम के ऊपर, और मेरी इनकम कितनी है 3803,000। तो हम क्या करेंगे, टैक्स डैट इज 664, इसको डिवाइड किया इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या आंसर आ गया 62864। अब लोअर कौन सा इसमें से 27,000, वही हम लेस करवाएंगे, मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। फिर अगला हमने लेस करवाना है रिबेट ऑन डोनेशन। जब डोनेशन पे रिबेट लेंगे तो रिमेंबर इसमें हम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP ले रहे होंगे। तो टैक्स लायबिलिटी मेरी आएगी 719,975, इसको डिवाइड करेंगे 412,300 से, और मल्टीप्लाई करेंगे हमने कितनी डोनेशन पे की है 50,000, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिबेट आ जाएगा। तो 2 रिबेट लेस करवाने के बाद टैक्स पेड जो है हमारा पेएबल लेस करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा टैक्स मैंने कितना पे करना है।
अब सवाल है, मल्टीपल रिबेट्स हैं, हमें कैसे चलेगा पता कि कब हमने एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी लेना है और कब हमने इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी लेना है। तो ये रूल्स लिखे हुए हैं कि जब आप सैलरीड का स्टेटस निकाल रहे हैं या आपका अगर नॉन सैलरी डिटर्मिन करना है तो शेयर फ्रॉम एओपी को इंक्लूड नहीं करना। इसलिए हमने ये कैलकुलेट करते हुए किस पे डिवाइड किया था, सी पे डिवाइड किया था, बी पे डिवाइड नहीं किया था। तो जब हमने डिटर्मिन करना है कि कोई बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, हम शेयर फ्रॉम एओपी को इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद जब हमने लेना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसमें भी शेयर फ्रॉम एओपी नहीं आएगा, इसलिए टैक्स लायबिलिटी थी 664 एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। इनकम कौन सी थी, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। और जब डोनेशन की लिमिट्स लगाते हैं 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, वहाँ भी शेयर फ्रॉम एओपी नहीं आएगा। और शेयर फ्रॉम एओपी कब लेना है, जब हम डोनेशन पे रिबेट ले रहे हैं या एपीएफ पे रिबेट ले रहे हैं, उसमें हम शेयर फ्रॉम एओपी ऐड कर रहे होंगे। टेक्निकली तो ऐसे करते हैं, पेपर में आप भूल गए हैं शेयर बिफोर एओपी लेना है कि शेयर आफ्टर एओपी लेना है, क्या करें। अभी देखें, हमने ये रिबेट निकाला 719975, इसमें एओपी का शेयर शामिल था, इनकम में एओपी की इनकम शामिल है, मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया था 8731। अगर हम इसमें इनकम शामिल ना करें, मतलब मैं इनकम ले लूँ, टैक्स ले लूँ बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी, इनकम ले लूँ बिफोर शेयर फ्रॉम एओपी, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा 8731 ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। अब आइडली तो आपको पता होना चाहिए कि कब इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी होगा और कब एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी होगा, आइडली आपको पता होना चाहिए। आई कैप हॉल में भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा। ऑलवेज टेक शेयर एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एओपी। क्या करो, शेयर फ्रॉम एओपी को एक्सक्लूड कर दो आई कैप हॉल में। अगर नहीं याद आ रहा कि यार इसमें शेयर फ्रॉम एओपी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन है, बेस्ट थिंग इज डैट कि आप क्या कर लें, शेयर फ्रॉम एओपी को एक्सक्लूड ही कर दें जब आप रिबेट्स वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है पेपर में ना मिल रही हो। डन हो गया। उसके बाद ये सवाल है हमारा, आई गेस काम काज एंड को है या लिबास एंड को है, उसमें ये पास पेपर में आ चुका हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी, अगर वो मेंबर है, ये काम काज एंड को है या लिबास एंड को है, उन दोनों में सवाल है, ये उन दोनों से एक सवाल है ये कि अगर कोई भी कंपनी अगर मेंबर है एओपी का, अब एओपी के 2 मेंबर इंडिविजुअल्स हैं, एक कंपनियां हो सकते हैं, अगर कंपनी मेंबर्स है तो हम कंपनी को उसका शेयर दे देंगे, हम उसके बाद जो पैसे बचेंगे हम उसके ऊपर टैक्स अपना कैलकुलेट करेंगे। जो कंपनी को शेयर मिलेगा वो कंपनी का टर्नओवर कहलाएगा और कंपनी उसके ऊपर खुद टैक्स पे कर रही होगी। आई गेस काम काज एंड को में आया होगा या लिबास एंड को में पेपर में टेस्टेड है। जैसे एग्जांपल है, एक एओपी है, उसका ग्रॉस रेवेन्यू है 25 मिलियन, उसके टैक्स एक्सपेंसेस हैं 11 मिलियन के, उसने टैक्स पे किया है 2 मिलियन का। एओपी के 3 मेंबर्स हैं, ए लिमिटेड का 30% शेयर है, मिस्टर वाई का 35% शेयर है, मिस्टर जी का 35% शेयर है। ए लिमिटेड की टैक्सेबल इनकम जो है वो 3 मिलियन की है, प्रॉफिट के अलावा एडवांस टैक्स उसने पे किया है 1.3 मिलियन का, ये कंपनी के बारे में बता दिया। मिस्टर वाई नॉन सैलरीड इनकम उसकी 4 मिलियन की है और जी के पास कोई टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो हमने हर एक की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब जहाँ पे कंपनी मेंबर होगी ना, तो वहाँ पे हमारी टैक्सेशन ही चेंज हो जाएगी। पहले निकालेंगे हम प्रॉफिट, रेवेन्यू कितना है 25 मिलियन का, लेस करवाए हमने एक्सपेंसेस, टैक्सेबल इनकम आगे 14 मिलियन की, इसमें से हम कर देंगे कंपनी का शेयर लेस 30%। अब ये जो बचा है ये मेंबर्स में जाना है, कंपनी का हमने शेयर दे दिया, कंपनी अपने शेयर के ऊपर अब खुद टैक्स पे करेगी, हम उसका जिम्मेदार नहीं है। तो कंपनी की टैक्सेबल इनकम थी पहले 3 मिलियन, कंपनी को अब हमने कितना दिया है 4.2 मिलियन, तो 3 + 4.2 क्या बन जाएगा, उसकी इनकम बन जाएगी 7.2 मिलियन। वो उसके ऊपर खुद ही अपना रेट क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। ये जो रिमेनिंग 9.8 मिलियन ये हम किसको देंगे, मेंबर्स को दे रहे होंगे, और मेंबर्स अपने इसको इनकम में ऐड करके रेट पर्पस के लिए डिटरमिन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सारी हमारी कहानी एओपी की है। एओपी भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, वाइंड अप होता है। तो डैट वाज ऑल अबाउट एओपी कि इस तरह से हम एओपी को लेके चल रहे होते हैं। तो एओपी इज़ नॉट अ सेपरेट टॉपिक, एओपी इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है। एओपी इज़ बेसिकली
सेम चीज़ है, बस मेंबर की टैक्सेशन में आप एक एडिशनल स्टेप कर रहे होते हैं जो हम यहाँ पे कैरी ऑन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉसेस, एओपी, बिजनेस, ये सारा कुछ जो है वो वाइंड अप होता है। डन। तो रिविजन्स में यहाँ पे ख़त्म होती हैं। हमने स्टार्ट किया था सेल्स टैक्स से, पूरा सेल्स टैक्स किया, हेड्स ऑफ इनकम डिटेल में किए, बिजनेस की भी कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। तो आइडियल यही है कि ये जितना आपको 8 दिन में करवा दी है, आप अगर इसे ही कर लेते हैं तो आप 90 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज इससे बाहर कोई पेपर में चीज़ आपको नहीं आनी। अब इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने अगर देखा हो तो हर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की नीचे लिंक्स लगे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के। आप किसी भी डे पे जाके जो उसके साथ रेलेवेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर जैसे आज एओपी की है, तो जब वैसे वीडियो अपलोड होगी इसके डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो की एओपी के सवाल भी होंगे, जैसे लिबासन को हो गया, कामकाज एंड को हो गया, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको वो 4 न्यूमेरिकल शेयर किए थे इनकम टैक्स के, मैं आपको बिजनेस के न्यूमेरिकल्स भी शेयर कर दूंगा आज, आप उससे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो पेपर में अगर आप पास करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें आपकी फुल सिक्योर होनी चाहिए, दैट इज़ बिजनेस और ये वाला एरिया। इसको अच्छी तरह कर लें, जितना करवाया है सिर्फ वही कर लें, आपका पेपर जो है पास हो जाएगा। अब पेपर करते हुए कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी इस रिमेनिंग डेज में फॉलो करनी पड़ेंगी, बिकॉज 8 दिन में हमने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया है, रिवाइज कोई चीज़ छोड़ी हमने, ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। अब क्वालिटी क्वेश्चंस जो हैं आप चाहते हैं करना, रिकमेंडेड यही है कि स्प्रिंग 2022 से ऑनवर्ड्स करें, उससे पहले के सवाल करने का फ़ायदा है ही नहीं आपको। वो क्वाइट ओल्ड क्वेश्चंस हैं और उसमें से काफ़ी रूल्स ऐसे हैं जो ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं, क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं, उनकी सॉल्यूशंस में एडजस्टमेंट ही नहीं है। जैसे पास्ट पेपर का सवाल है, बदर वाला सवाल है, एक क्वेश्चन है कतील वाला सवाल है, इस तरह के जो सवाल हैं उनमें जो एडजस्टमेंट्स हैं उनकी अगर आप देखें जाके मार्किंग स्कीम में तो 5-5 नंबर के एडजस्टमेंट्स हैं, बट अब वो वैलिड ही नहीं है, वो रूल ही क्या हो चुके हैं, एब्सोल्यूट हो चुके हुए हैं। तो वो इसलिए अगर आप उनको करने बैठे हैं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज वो सिर्फ आपके रूल्स रिवाइज करने की हद तक तो ठीक है। अगर आप रेलिवेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो सिर्फ 5 अटैम्प्ट है, स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23 और लास्ट अटैम्प्ट, ये सिर्फ 5 अटैम्प्ट कर लें, बाकी आपको सारे जो है वो गो थ्रू हो जाएगा। अगर पेपर में जाएंगे तो पेपर में मैं आपको डे 1 से बताता आ रहा हूँ कि आपके लिए जो लास्ट पेज होगा वो बहुत रेलिवेंट होगा। आपने पेपर पकड़ना है, जाना लास्ट पेज के ऊपर, और लास्ट पेज के ऊपर आपने सबसे पहले रेट्स देखने हैं, जो उसने पेपर में आपको रेट्स गिवन कर दी हैं, पेपर में वो एडजस्टमेंट सारी मौजूद है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इन रिमेनिंग डेज में आपने फैसला करना है कि आप अपने पेपर को स्टार्ट कैसे करेंगे, बिकॉज पेपर यहाँ तो आपका सेल्स टैक्स बहुत अच्छा होना चाहिए और उम्मीद है कि वो वाकई अच्छा होना चाहिए सेल्स टैक्स। तो आप पेपर में जाएँ, आप स्टार्ट ही किससे करें, सेल्स टैक्स से। पहले 1 घंटे में 30 मिनट का 30 मार्क्स का करके उसको साइड पे करें, फिर इनकम टैक्स के ऊपर आप मूव कर रहे हो। आपकी वैसे रूटीन तो ये होनी चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं है फंस सकते हैं। तो बेस्ट थिंग इज़ डैट कि जहाँ पे आप रेट्स देख रहे होंगे, बिल्कुल रेट्स से ऊपर एक क्वेश्चन गिवन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स और बेसिक्स में से आता है, 8 नंबर का होता है। आप सबसे आसान सवाल है, आप सबसे पहले उसको कर लें। उसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल, जिनमें आपकी ग्रिप है, आप पहले उन्हें करें आधे घंटे में। तो ट्राई करें आधे घंटे में कोई 15 से मार्क्स तक का पेपर थ्योरेटिकली अटैम्प्ट करें। उसके बाद फिर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह शुरू करें, अगर आप उसमें सफ़र कर रहे हैं तो। न्यूमेरिकल्स करते हुए आपको सारे फॉर्मेट सिखाए हैं, हर चीज़ सिखाई है। आपने जो भी न्यूमेरिकल करेंगे, इवन अभी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे, एक आधी एडजस्टमेंट आपकी फंसती है या मैक्सिमम 2 एडजस्टमेंट फंस रही है, ऐसे ही है। 80% न्यूमेरिकल्स तो आप लोग कर रहे हैं, 70% न्यूमेरिकल कर रहे हैं और वो हो भी रहे हैं। तो आई कैप में भी आपने इसी हैबिट से जाना है कि अगर 1-2 एडजस्टमेंट तंग कर भी रही हैं, उसके ऊपर परेशान होकर पूरा अपना न्यूमेरिकल गलत नहीं करना। आपने 70% ठीक हो गया, पास हो जाओगे। अगर 20 में से 14 मार्क्स आ रहे हैं तो आने दो, एक एडजस्टमेंट को लेके कभी भी आपने अपना पेपर ख़राब नहीं करवाना। इन रिमेनिंग डेज में जो आखिरी होंगे 20 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक, आपने एक एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म करनी है, क्योंकि अगले 10 दिन में आपने अपने जो पास्ट पेपर रिवाइज हैं वो करने हैं, कर लें। 20 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक कोई से 3 डेज सेलेक्ट कर लें आप,
जिसमें 3-3 दिनों के बाद मतलब 20 कर लें, 24 कर लें, 27 कर लें, और 3 पेपर सेलेक्ट कर लें जो आपने पूरे खुद सॉल्व करने होंगे बैठ के। ये आपने अगर पास वाकई करना चाहते हैं तो आपको ये एक्टिविटी करके जानी पड़ेगी ICAP हॉल में। पेपर अगर जो करना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ऑटम 23 लिख लें पेपर, पूरा फुल फ्लैश पेपर, ऑटम 2023, स्प्रिंग 2022 और ऑटम 2022। ये पूरा पेपर, इसका प्रिंट आउट लें, अपने सामने रखें, आप डेट डिसाइड कर लें किस दिन आपने कौन सा पेपर करना है। जैसे पेपर है आपने रखा मंडे का दिन है, सुबह 9 बजे पेपर लेके एग्जैक्ट बैठ जाए अपने सामने। 3 घंटे की एक्टिविटी है, आपने 12:15 से पहले उठना ही नहीं है। कोई मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके पास नहीं होनी चाहिए। सब पेपर को रीड करें 15 मिनट में, उसके बाद उसको अटैम्प्ट करना शुरू करें। आप वो पेपर कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं जो क्लास में आपने सॉल्व किए होंगे। स्टिल जब आप फर्स्ट टाइम में पेपर करेंगे, आपका पेपर ही 80 मार्क्स से अबव का अटैम्प्ट ही नहीं होना। ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है कि जब आपने वो पेपर जो क्लास में हर एक सवाल किया हुआ है, सीन क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट सीखी हुई है, आप इससे जब 3 घंटे में अटैम्प्ट करने बैठेंगे, आपसे ये सीन पेपर भी 80 मार्क्स के ऊपर का अटैम्प्ट नहीं होना। क्यों? पेपर आता है बट माइंड टू मसल कनेक्शन नहीं है आपका, लिखा नहीं जाएगा, स्पीड नहीं होगी, आपसे कैलकुलेटर यूज़ नहीं होगा, पेपर प्रेजेंट नहीं होगा, फॉर्मेट्स नहीं बन रहे होंगे, गलतियाँ हो रही होंगी, होने दें। पहला पेपर करके देखें कितना का अटैम्प्ट हुआ है, कितने मार्क्स आते हैं, फेल है, कम है, इट्स ओके। जब आप सेकंड पेपर अटैम्प्ट करेंगे, आप आराम से 90 का बेंचमार्क तक पहुंच जाएंगे, वो भी आपसे अटैम्प्ट नहीं होगा पूरा। हालांकि आप वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपने पूरे 6 माह में पढ़े हुए हैं, टका के प्रैक्टिस की हुई है, बट स्टिल चूंकि आपने प्रैक्टिस की है पढ़ने की, याद करने की, एग्जाम की प्रैक्टिस आपने कभी नहीं की कि 3 घंटे 15 मिनट में कैसे लिखना है, वो आपने सीखा, वो अब कर रहे हैं। जब आप थर्ड पेपर करेंगे तो अब आप 90 का बेंचमार्क क्रॉस कर देंगे और 95 तक का पेपर आप अटेम्प्ट करके बैठेंगे। और फिर जब आपने 3 पेपर कर लिए हैं तो अब आप जाएंगे ICAP में। तो ICAP में आपको लग रहा है आप टेक्स्ट का पेपर फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, बट आपके ब्रेन को नहीं लग रहा। आपके ब्रेन को पता है कि यही बंदा इस तरह की चीज़ जो है पिछले 10 दिनों में 3 दफ़ा करके आ चुका है। उसने सेम इसी तरह बैठा था 9 बजे से लेकर 12:15 तक, उसने सेम क्वेश्चंस किए हैं, सेम पेपर पे लिखा है, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। अब जब आप कर रहे हैं ना, तो आपसे पेपर भी अटेम्प्ट होगा, टाइम मैनेज भी होगा, और आप ICAP में बैठ के एक अनसीन पेपर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप उसको 90+ का अटेम्प्ट भी करके आएंगे। तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होती ही ऐसे है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जी मैंने 6 माह पढ़ा बहुत है और पेपर करके आऊँगा, पेपर भाई नहीं होना, साफ सीधी बात है। आपने इन 6 महीनों में 3 घंटे के लिए नहीं पढ़ा, आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, सवाल किए हैं। 3 घंटे 15 मिनट में सारा एक ऐसे मैच को मैनेज करना है, वो अब आपने ये 3 अटेम्प्ट्स में करना पड़ेगा। अगर आप कर जाते हो, आपका पेपर पास है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी और आपका पेपर भी पास हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग डेज में आपने करना, मैंने आपको अटैम्प्ट बता दी हैं, इन अटैम्प्ट्स को डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें, 35-40 शीट लेके बैठें और करें सॉल्व। कोई मोबाइल कुछ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में घड़ी लगा के आप करके तो देखें। जब आप ICAP हॉल में जाएंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, आप एक अनसीन क्वेश्चन भी कर सकेंगे। वहाँ जाकर तो हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं होता, प्लस नहीं हो रहे होता, 2 जमा 2 करके देखते भाई 2 जमा 2 4 ही होता है ना, ये दिमाग का हाल हुआ होता है। इतने ट्रस्ट क्यों? बिकॉज पहले ज़िंदगी में कभी आपने एग्जाम प्रेशर फेस ही नहीं किया बैठ के, आपने कभी 3 घंटे 15 मिनट लिखा ही नहीं है पूरी ज़िंदगी में। आप अपने 6 महीने की लाइफ में फर्स्ट टाइम जाके 3 घंटे 15 मिनट बैठ के लिखेंगे, चक्कर आ रहे होते हैं जी एग्जाम प्रेशर। एक भाई एग्जाम प्रेशर है ही नहीं, आपने वो चीज़ की नहीं है। मतलब मैं इस फिजिक से निकल लूँ K2 क्लाइंब करने के लिए, मर के ही आऊँगा, साफ सीधी बात है। क्यों? कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, आदत ही नहीं है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं कि कभी भी प्रैक्टिस ही नहीं की और क्या कर रहे हैं, ICAP में पहुँच गए हैं। तो ये आपको हैबिट जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी वेव 2 जो है वाइंड अप होती है। वेव 3 कल से स्टार्ट हो रही है, डैट इज़ फॉर R1 एंड टेक्स। उसमें सिर्फ पास पेपर्स ही होंगे और कुछ चैप्टर जो मैंने यहाँ पे नहीं किया, जैसे रिटर्न असेसमेंट अपील, वो होगी। तो वो अगर आपने अटेंड करनी हो तो आप उसको सिर्फ ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, वो फिजिकल नहीं होंगे, ठीक है। बाकी 10 दिनों में आपके साथ अभी आ जाएगा आजकल में एक डॉक्यूमेंट, उस पर जितने टॉपिक्स होंगे ना, जितनी चीज़ें बताऊँगा,
वो घोल के पी जाना। अगले चंद दिनों ना थोड़ा एक्टिव रहिएगा, अगले चंद दिनों थोड़ा एक्टिव रहिएगा। क्यों? बिकॉज जो बात कहूँगा वो देख के जानी है आपने, जो सवाल कहूँगा, जो बुक से एडजस्टमेंट बताऊँगा वो करके जानी है। जैसे ऑटम 23 में मैंने 8 बजे कहा था यार वो एंटरप्राइजेस ना कर जाना, मेरे को सर नहीं आना, 4 नंबर का बड़ा सवाल बिजनेस का, तो फंस गए, रोते रहे बाद में बैठ के। तो अब जो कहूँगा आपको अगले दिनों में कुछ जो एडजस्टमेंट्स कहूँगा वो लाजमी करने हैं। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, मैसेजेस रीड कर लीजिएगा और कोई वॉइस मैसेज को सुन लीजिएगा, वरना फिर आप अटैम्प्ट के बाद कह रहे होंगे अच्छा अगली अटैम्प्ट में रूल क्या क्या चेंज हुए हैं, खाली रेट्स चेंज हुए हैं, तो उससे बचें ज़रा और इस पेपर को पास करें। तो इंशाल्लाह अब दोबारा आपसे मुलाकात कभी ना हो, आमीन। टेक्स्ट में खास कर ना हो।